बच्चों, सबको नमस्कार, सबको गुड मॉर्निंग, सबको मेरा नमस्कार। तो बच्चों, आप देख रहे थे कि हम पढ़ रहे थे कहां तक, वहां तक पढ़ लिया था हमने। देखो बच्चों, प्लीज ओपन योर टेक्स्ट बुक एट पेज नंबर 70, पृष्ठ संख्या 70 पर। बच्चों आप देख रहे हैं कि मैंने आपको जो 5th पैराग्राफ है बच्चों वो अच्छे समझाया था, और जो बच्चों 6th पैराग्राफ है वो भी मैंने आपको समझा दिया था पूरा। एंड टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट द 7th पैरा ऑफ द लेसन। आज बच्चों हम पाठ का 7वां पैरा पढ़ेंगे, और इसमें क्या पढ़ेंगे जरा ध्यान दो। अब क्या होता है, आपका ये जो बच्चा है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, आपसे मेरा मतलब ये है कि इस पाठ में एक बच्चा है, उस बच्चे का नाम क्या है? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम इज द नेम ऑफ द चाइल्ड अबाउट होम वी आर स्टडिंग इन द लेसन, जिसके बारे में हम इस पाठ में पढ़ रहे हैं। ठीक है बच्चों। अब होता क्या है कि बच्चा तो बच्चा होता है, तो बच्चा बच्चों जब पढ़ रहा होता है तो उसकी आदत क्या है? ही यूज्ड टू सिट इन द फ्रंट रो बिसाइड हिज बोसोम फ्रेंड रामनादा शास्त्री। रामनाथ शास्त्री जो है बच्चों, जो पक्षी लक्ष्मण शास्त्री का बेटा है, द हाई प्रीस्ट ऑफ रामेश्वरम टेम्पल, रामेश्वरम मंदिर का जो उच्च पुजारी है, जिसका नाम है पक्षी लक्ष्मण शास्त्री, और उसके बेटे का नाम है रामनादा शास्त्री। ही वॉज डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम चम। क्या था बच्चों? वो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का चम था। ये चम क्या होता है जरा देखो। ये चम का मतलब होता है बहुत ही आपका जो क्लोज फ्रेंड होता है, जिसको आप बोलते हो क्लोज फ्रेंड। ये तो सब जानते हैं क्लोज फ्रेंड, क्लोज फ्रेंड। लेकिन बच्चों इस क्लोज फ्रेंड को और क्या बोलते हैं आप? इसके लिए एक शब्द आता है बोसोम, BOSOM। बोसोम फ्रेंड का मतलब भी क्या होता है? घनिष्ठ मित्र या जिगरी दोस्त। जो आपका जिगरी दोस्त होता है उसको आप बोसोम फ्रेंड कहते हैं। इसके लिए बच्चों अंग्रेजी में क्या है? ये चम शब्द का प्रयोग होता है। हिंदी में इसको लंगोटी या यार कहते हैं। तो आप बच्चों देखो, ये बताया गया है कि जो रामनाथ शास्त्री है वो कौन था? ही वॉज डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम से चम इन हिज चाइल्डहुड। वह डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का लंगोटिया यार था उनके बचपन में। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम यूज्ड टू सिट इन द फ्रंट रो बिसाइड रामनाथ शास्त्री इन द क्लास। जब डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम पढ़ने जाते थे तब डॉक्टर नहीं थे वो, एट दैट टाइम ही वॉज ओनली चाइल्ड। उस टाइम तो बच्चा था। तो द चाइल्ड कलाम, यूं कह सकता हूं मैं, क्या? द चाइल्ड कलाम यानी वो जो बच्चा था जिसका नाम कलाम था, ही यूज्ड टू सिट। मैंने आपको बच्चों कहा यूज्ड टू एक मॉडल है जिसका प्रयोग आप किस लिए करते हैं? इन ऑर्डर टू एक्सप्रेस द पास्ट हैबिट ऑफ समबडी, किसी व्यक्ति की भूतकालीन चर्या को व्यक्त करने के लिए। किसी व्यक्ति की भूतकालीन चर्या को व्यक्त करने के लिए आप अंग्रेजी में यूज टू मॉडल का प्रयोग करते हैं, और कभी कभी यूज टू के एवज में आप वुड मॉडल का प्रयोग भी करते हैं। दोनों का प्रयोग पास्ट हैबिट के लिए किया जाता है। तो ही वुड सिट, ये यूं कह सकते हैं, ही यूज टू सिट इन द फ्रंट रो। वह फ्रंट रो में बैठा करता था। कहां बैठा करता था? फ्रंट रो में बैठा करता था। सामने वाली पंक्ति को फ्रंट रो कहते हैं बच्चों। फ्रंट यानी होता सामने वाला, फ्रंट यानी सामना, ये एडजेक्टिव है, मतलब सामने वाली, बिल्कुल जस्ट है ना। और फ्रंट का मतलब बच्चों क्या होता है? नाउन के सेंस में अगर बात करते हैं तो फ्रंट का मतलब होता है सीमांत। जैसे भारत और पाकिस्तान की बॉर्डर है, बाघा बॉर्डर है, तो आप उसे फ्रंट कहते हैं। हिंदी में मोर्चा कहेंगे या सीमांत कहेंगे। जैसे आप जानते हो फ्रंटियर गांधी किसे कहते हैं? खान अब्दुल गफ्फार खान को हम कहते हैं फ्रंटियर गांधी। मेरा मतलब हिंदी में सीमांत गांधी। ठीक है, जहां सीमाओं का अंत हो जाता है और दो देशों की सेनाएं जिस जगह, सॉरी सीमाएं जिस जगह मिलती है, तो उसको आप बोलते हैं सीमा प्लस अंत यानी सीमांत। ध्यान दो बच्चों, सीमा प्लस अंत बराबर क्या होता है? सीमांत। ये तो सब जानते हो, नहीं जानते हो जान लो। लेकिन ये नहीं जानते बच्चों आप, सीमंत ये क्या होता है? दोनों में डिफरेंस है, बहुत बड़ा डिफरेंस है। दीज आर द वर्ड्स ऑफ हिंदी। हिंदी के शब्द है, लेकिन हिंदी भी सीख लें तो कोई बुराई नहीं है। तो सीमांत का मतलब जानते हो, बॉर्डर होता है या फ्रंट होता है। इसे क्या बोलते हैं? बॉर्डर। ये बच्चों क्या है? बॉर्डर है या फ्रंट है। ठीक है। और ये बच्चों क्या है? ये आपके बालों में जो आप मांग छांटते हो ना, ये मांग वो नहीं है, मांग और पूर्ति डिमांड वाली मांग नहीं है, वो मांग। ठीक है, मांग भरो सजना। तो अपने सर में जो मांग होती है उसको शुद्ध हिंदी में कहते हैं सीमंत। ठीक है। एनीहाउ,
तो बच्चों वो क्या करता था, ही यूज्ड टू सिट, वो बैठा करता था इन द फ्रंट रो बिसाइड हिज बोसम फ्रेंड रामनाथ शास्त्री, द सन ऑफ पक्षी लक्ष्मण शास्त्री, द हाई प्रिस्ट ऑफ रामेश्वरम टेम्पल। रामेश्वरम टेम्पल के उच्च पुजारी पक्षी लक्ष्मण शास्त्री का बेटा, जिसका नाम क्या था, रामनाथ शास्त्री, जो किसका दोस्त था, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का दोस्त था। तो बच्चा कलाम किसके नजदीक बैठता था, उसके नजदीक बैठता था। कहां बैठता था, इन द फ्रंट। इतनी बातें समझ में आ गई। अब गुरुजी ने डांटा, नहीं गुरुजी आए तो उन्होंने कहा, अरे मुसलमानों का बच्चा है, ये ब्राह्मण के बच्चे के साथ बैठता है, बहुत बुरी बात है। उसने कहा, कलाम खड़ा हो, जस्ट गो टू द लास्ट रो ऑफ द क्लास, कक्षा की अंतिम पंक्ति में जाकर के जो पीछे वाली बेंच है उसके ऊपर बैठो। अब कोई बात नहीं, बच्चा तो बैठ गया, लेकिन बच्चा जब गया तो उसने क्या देखा, उसका दोस्त जो रामानाथ शास्त्री था उसकी सूरत रोनी हो गई। उसकी सूरत रोनी हो गई। डॉक्टर कलाम कहते हैं कि जब मैं गया और मैंने अपने दोस्त की जो है रोनी सूरत देखी, तो उस रोनी सूरत ने मेरे दिल के ऊपर एक अमिट छाप छोड़ी, ए लास्टिंग इंप्रेशन ऑन माई हार्ट। मेरे दिल के ऊपर जो है एक अमिट छाप छोड़ी। छोटे छोटे बच्चे जो अभी जानते नहीं है क्या हिंदू है क्या मुसलमान है, और उनको जानना भी नहीं चाहिए। अब बात यह है कि एक टीचर आया, वो क्या करता है, बच्चों में क्या धर्म के नाम पे विष घोलता है, धर्म बच्चों को बांटता है, तो बड़ी बुरी बात है। अब बच्चों आज ही कहानी शुरू होती है आफ्टर स्कूल। अब स्कूल खत्म हो गया। जब स्कूल खत्म होगा तो बच्चे कहां जाएंगे, अंडरस्टूड है कि बच्चे अपने घर जाएंगे। यहां बच्चों एक बहुत तत्व की बात आपको समझाता हूं। आफ्टर स्कूल, एक तो बच्चों आफ्टर स्कूल, ध्यान देना, और दूसरा है आफ्टर द स्कूल। दोनों में बच्चों रात दिन का अंतर है। अगर आपने बोल दिया आफ्टर द स्कूल तो आपका पूरा गुड़ क्या हो जाएगा, गोबर हो जाएगा, पूरा जो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। क्या अंतर है दोनों? आफ्टर स्कूल का मतलब होता है स्कूल के बाद, और आफ्टर द स्कूल का मतलब भी होता है स्कूल के बाद। देन व्हाट इज द डिफरेंस इन द मीनिंग? फिर क्या है मीनिंग में फर्क? तो बच्चों एक बात समझ लो, स्कूल के पहले द का प्रयोग कब होता है? जब somebody goes there for a secondary purpose, जब कोई वहां जाता है किसी द्वितीयक उद्देश्य के लिए। जैसे मैं अपने बच्चे की फीस जमा कराने स्कूल गया, तो मैं क्या बोलूंगा? तो बताओ, मैं पढ़ने गया, ये वहां किसी दूसरे काम से गया, मैं दूसरे काम से गया। ठीक है, लास्ट संडे या लास्ट मंडे आई वेंट टू द स्कूल। ठीक है, आई वेंट टू द स्कूल, मैं स्कूल में गया। क्यों? टू मीट द प्रिंसिपल, टू मीट द प्रिंसिपल ऑफ द स्कूल। उस स्कूल के प्रिंसिपल से मिलने गया। अब बताओ, प्रिंसिपल से आप मिलने गए तो पढ़ने तो नहीं गए ना। तो मेरा कहने का मतलब यह है बच्चों, जब आप स्कूल में पढ़ने की नीयत से जाते हैं तो द का प्रयोग नहीं होगा। जब स्कूल आपके लिए विद्या मंदिर है तो द का प्रयोग नहीं होगा। व्हेन द स्कूल इज ए श्राइन ऑफ एजुकेशन फॉर यू, ए टेम्पल ऑफ एजुकेशन फॉर यू, तो द का प्रयोग नहीं होगा। लेकिन स्कूल अगर आपके लिए सिर्फ एक बिल्डिंग है, अगर स्कूल आपके लिए बिल्डिंग है, या स्कूल में आप किसी प्राइमरी पर्पज से नहीं बल्कि सेकेंडरी पर्पज से जाते हैं, किसी द्वितीयक उद्देश्य से जाते हैं, तो द का प्रयोग जरूर। जब आप हॉस्पिटल जाते हैं, आपको इलाज नहीं कराना है, आप तो किसी अन्य काम से किसी पेशेंट से मिलने जाते हैं, तो द हॉस्पिटल है। बट इफ यू आर ए पेशेंट योर सेल्फ, परंतु यदि आप स्वयं मरीज हैं एंड यू आर गोइंग देयर फॉर गेटिंग ट्रीटमेंट, और आप वहां जा रहे हैं ट्रीटमेंट लेने के लिए, तो इसका मतलब यह हुआ कि वो आपके लिए हॉस्पिटल है। लेकिन अगर आप किसी से मिलने जा रहे हैं तो वो आपके लिए सिर्फ बिल्डिंग है। जब वो सिर्फ बिल्डिंग है तो जाएगा, लेकिन वो हॉस्पिटल है तो द नहीं आएगा। मंदिर में अगर आप पूजा करने जाते हैं तो द नहीं आएगा। लेकिन अगर आप मान लो पर्यटक हैं, इंग्लैंड से आए हैं आप, और आप क्या है मंदिर की पच्चीकारी, उसकी कार्विंग जो है वो देखने के लिए आप जाते हैं, या ये मान लो कि मंदिर की छत टूट गई है और आप कारीगर हैं तो आप उसको मरम्मत करने के लिए जाते हैं, तो ये सेकेंडरी पर्पज है। ऐसी सूरत में क्या है, द का प्रयोग होता है। बातें समझ में आ रही? तो आफ्टर स्कूल वी वेंट होम, दूसरी लाइन भी बच्चों जरा ध्यान सुनो, इसमें बड़े बड़े गलती करते हैं लोग। वी वेंट टू होम ऐसे बोलते हैं। ध्यान दो बच्चों, कई बार समझाया है, गो होम होता है, गो टू होम नहीं होता है। ध्यान दो बच्चों, गो होम होता है, क्या बोला, और गो टू होम नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, ये अंतर भी मैंने बताया। ये वाला गलत है बच्चों, ये वाला सही है। गो होम सही है, गो टू होम गलत है। लेकिन गो जयपुर गलत है और गो टू जयपुर सही है। ध्यान दो, गो जयपुर गलत है, गो टू जयपुर सही है। लेकिन बच्चों गो टू होम गलत है और गो होम सही है। क्यों है ऐसा? ऐसा बच्चों इसलिए है
ये तो मैंने कई बार समझाया है आपको, एक बार फिर समझा देता हूं। देखो बच्चों, क्या होता है कि जैसे बच्चों मैंने कहा कि शी इज रनिंग फास्ट, तो क्या बोला मैंने, जरा ध्यान दो, रनिंग फास्ट। अब बताओ इसका मतलब क्या हुआ? वह दौड़ रही है, फास्ट यानी तेज। तो बताओ ये जो फास्ट शब्द है किसकी विशेषता बता रहा है? ये रनिंग क्रिया की विशेषता बता रहा है। वह शब्द जो वर्ब की विशेषता बताता है क्या कहलाता है? एडवर्ब कहलाता है। तो आपने क्या जाना? एडवर्ब इज अ वर्ड दैट क्वालिफाइज ए वर्ब। एडवर्ब इज ए वर्ड, अर्थात एडवर्ब वह शब्द होता है दैट क्वालिफाइज ए वर्ब, जो वर्ब की विशेषता बताता है। हालांकि कभी कभी एडजेक्टिव और एडवर्ब की बताता है, वो दूसरी बात है। तो एडवर्ब बच्चों तो वह शब्द होता है जो किसी वर्ब की विशेषता बताता है। और बताओ क्या इसके बाद में एल वाई आया है? क्या फास्टली ऐसे है या नहीं है ना? तो इसका मतलब बच्चों ये जरूरी नहीं है कि एडवर्ब के अंत में हमेशा एल वाई आए, ये जरूरी नहीं है। इट्स नॉट नेसेसरी, इट्स नॉट कंपल्सरी, ये इट इज नॉट इंडिस्पेंसेबल, ये जरूरी नहीं है। क्या ये एसेंशियल नहीं है कि एडजेक्टिव के बाद, एडवर्ब के बाद हमेशा एल वाई आए। और बच्चों ये भी जरूरी नहीं है कि जिन शब्दों के अंत में एल वाई आए वो हमेशा एडवर्ब भी हो। जैसे टुमारो वी आर गोइंग टू प्ले ए फ्रेंडली मैच। अब बताओ बच्चों, कल में हम क्या खेलेंगे? मैच खेलेंगे। बताओ मैच ना होना कैसा? फ्रेंडली। तो बताओ ये एडजेक्टिव है कि एडवर्ब है? ये एडजेक्टिव है। तो निष्कर्ष क्या निकला? ये जरूरी नहीं है कि एडवर्ब के अंत में हमेशा एल वाई का प्रयोग हो। और यह भी जरूरी नहीं है कि जिन शब्दों के अंत में एल वाई का प्रयोग होता है वो हमेशा एडवर्ब भी हो, वो कभी कभी एडजेक्टिव भी हो सकते हैं। क्लियर है? तो कब हो सकते हैं? जब नाउन में एल वाई जोड़ोगे तो क्या बनेगा? जब नाउन में एल वाई जोड़ोगे बच्चों तो हमेशा एडजेक्टिव बनेगा। लेकिन जब एडजेक्टिव में एल वाई जोड़ोगे तो एडवर्ब बनेगा। जैसे स्लो यानी क्या होता है? धीरे, यानी धीरे होता है, उसमें एल वाई जोड़ो, स्लोली, धीरे धीरे। तो बच्चों आपने क्या देखा कि हिंदी में ये भी, कोई भी नोट कर लो, कोई भी शब्द बच्चों दो बार आता तो वो ज्यादातर क्रिया विशेषण होता है। जैसे धीरे धीरे, मंद मंद, ठीक है, धीरे धीरे, मंद मंद, आहिस्ता आहिस्ता, ये सारे क्रिया विशेषण होते हैं। आ गई समझ में? तो ये बातें हैं। अब बच्चों आप ये बताओ कि यहां मेरे को क्या समझाना है? मुझे यहां समझाना बच्चों की गो होम, ध्यान देना, गो होम। यहां बच्चों ये जो होम शब्द है ना, ये एडवर्ब का काम कर रहा है। अब बताओ, रन टू फास्ट थोड़ी है। वर्ब और एडवर्ब के बीच में कभी भी क्या नहीं आता? प्रीपोजिशन नहीं आता। तो गो होम ही होगा। गो टू होम कैसे होगा? लेकिन बच्चों गो, ठीक है। अब देखो न्यू होम। अब बताओ ये न्यू क्या है? ये एडजेक्टिव है। ये एडजेक्टिव है तो निश्चित रूप से ये यहां पर नाउन का काम करेगा। तो जब ये नाउन का काम करेगा तो यहां पर टू का प्रयोग सही है। होम शब्द के पहले बच्चों क्या नहीं होता है? इन क्रियाओं के साथ साथ ध्यान देना, अगर होम शब्द के साथ में आ रहा है कार गो, अगर कम आ रहा तो कम होम बोलना चाहिए, अराइव आ रहा तो अराइव होम बोलना चाहिए, रीच होम बोलना चाहिए या रिटर्न होम बोलना चाहिए। रीच होम या रिटर्न होम बोलना चाहिए। और गो होम बोलना चाहिए, गो टू होम नहीं बोलना चाहिए। इन क्रियाओं के बाद यदि होम शब्द का प्रयोग होता है तो वह एडवर्ब होता है। लेकिन बच्चों यदि होम शब्द के पहले किसी एडजेक्टिव का प्रयोग हो जाए तो फिर उसको नाउन मानना पड़ेगा, और ऐसी स्थिति में आप टू का प्रयोग कर सकते हो। तो इतनी सारी बात थी, बहुत गंभीर बात थी ये। तो आफ्टर स्कूल, अर्थात स्कूल के बाद, वी वेंट होम, यानी हम घर गए, एंड टोल्ड आवर रिस्पेक्टिव पेरेंट्स, और हमने हमारे आदरणीय माता पिताओं को कहा। ध्यान दो बच्चों, बहुत गहरी बात है। कोई भी अध्यापक प्रथम दृष्टिया इस वाक्य का अनुवाद यही करेगा, क्या कि आफ्टर स्कूल वी वेंट होम, स्कूल खत्म होने के बाद में हम घर गए, एंड टोल्ड आवर रिस्पेक्टिव पेरेंट्स, और हमारे आदरणीय माता पिताओं को हमने बताया। लेकिन बच्चों यहां पर रिस्पेक्टिव का मतलब आदरणीय नहीं है, यही समझाना मुझे। देखो ये बच्चों रेस्पेक्टिव है, ठीक है, और ये रेस्पेक्टेबल है, और ये रेस्पेक्टेड है, रेस्पेक्टेड, और ये देखो रेस्पेक्टेबल। तो रेस्पेक्टेबल यानी बच्चों क्या होता है? जरा ध्यान देना, सम्मानीय, सम्मान करने योग्य, और रेस्पेक्टेड यानी सम्मानित, जिसको सम्मान दे दिया गया है। और रेस्पेक्टिव यानी क्या होता है? देखो जैसे बच्चों ये राम है,
ये श्याम है, ये मोहन है। अब मैंने आपको कहा कि इनको क्रमशः कितने रुपए दे दो, इनको क्रमशः जो है 6, 7, 8 रुपए दे दो। तो बच्चों 6 इसको देंगे, 7 इसको देंगे, 8 इसको देंगे। इसको बोलते हैं क्रमशः है, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको। तो ये जो रेस्पेक्टिव है ना, इसका मतलब होता है क्रमशः। क्रमशः का मतलब हम स्कूल गए, स्कूल खत्म हुआ, हम अपने घर गए और हमने अपने अपने जो है क्रमशः अपने, यानी इसका मतलब रेस्पेक्टिव यानी अपने अपने। मैंने अपने पिता को कहा, उसने अपने माता पिता को कहा। तो टोल्ड अवर रेस्पेक्टिव पेरेंट्स, और अपने माता पिताओं को कहा किसके बारे में, अबाउट द इंसिडेंट, यानी स्कूल में बच्चों जो इंसिडेंट हो गया था। ध्यान दो, एक्सीडेंट अलग चीज है और इंसिडेंट अलग चीज। एक्सीडेंट तो दुर्घटना है, इंसिडेंट सिर्फ घटना है। और स्कूल के अंदर जो इंसिडेंट हुई, क्या एक नए सर आए, मैं और मेरा दोस्त जो बिल्कुल फ्रंट रो में बैठते थे, हमेशा बैठा करते थे, तो आए और उन्होंने मेरी टोपी देखी, देख करके कहा कि यार तो मुसलमान है, उठ के कक्षा के बाद में लास्ट में जाके बैठ। तो ये जो घटनाएं घटी, इस घटना के बारे में हम दोनों ने, इस वाकये के बारे में हम दोनों ने क्या किया, अपने अपने माता पिताओं को बताया। ठीक है बच्चों, तो इस क्रम में अपनी बात जारी रहेगी, परंतु इससे पहले हम लेंगे 2 मिनट का ब्रेक। इस तरीके से बच्चों आप देख रहे हो कि आफ्टर स्कूल यानी स्कूल के बाद वी वेंट होम, अर्थात हम घर पर गए, एंड टोल्ड आवर रिस्पेक्टिव पेरेंट्स, और अपने अपने माता पिताओं को बताया, अबाउट द इंसिडेंट माने उस घटना के बारे में। हम स्कूल के बाद हम अपने घर गए और अपने अपने माता पिताओं को उस घटना या उस वाकये के बारे में बताया। लक्ष्मण शास्त्री समन्ड द टीचर, लक्ष्मण शास्त्री समन्ड द टीचर। सम्मन यानी क्या होता है बच्चों, आप जानते हो, कई बार पुलिस वाला आता है, आके बोलता है साहब आपका सम्मन लाया हूं, सम्मन। तो सम्मन अलग चीज है बच्चों, अरेस्ट वारंट अलग है। तो वारंट तो किसी को अरेस्ट करने के लिए आता है, और सम्मन का मतलब है उसको फला तारीख को हाजिर होना है, उस पर साइन करके पाबंद किया जाता है कि 3 तारीख को आपको जो है फला फला कोर्ट में फला फला मजिस्ट्रेट के सामने आपको हाजिर होना है। ठीक है, तो ये बच्चों SUMMONED क्या अर्थ हुआ, सम्मन यानी होता कॉल्ड, कॉल्ड। ठीक है, और कॉल फॉर यानी होता मिलने जाना, तो मिलने नहीं गया, कॉल्ड। तो बच्चों पक्षी लक्ष्मण शास्त्री कौन था, उस एरिया का जो है थोड़ा कद्दावर आदमी था, उसका दबदबा था। तो ही समन्ड द टीचर, उसने टीचर को घर बुला लिया। अब टीचर तो बच्चों छोटा मोटा ही आदमी होता है, तो उसको बुला लिया, है ना। तो पक्षी लक्ष्मण शास्त्री समन्ड द टीचर, अर्थात उसने टीचर को बुलाया, एंड इन आवर प्रेजेंस, और इन आवर प्रेजेंस यानी और हमारी मौजूदगी में क्या किया, उस मास्टर की थोड़ी बहुत बेइज्जती की होगी, है ना। तो एंड इन आवर प्रेजेंस, और हमारी मौजूदगी में, टोल्ड द टीचर दैट, अध्यापक को उसने कहा, किसने कहा, पक्षी लक्ष्मण शास्त्री ने अध्यापक को क्या कहा, दैट की he should not spread the poison of social inequality, that he should not spread, कि उसको नहीं फैलाना चाहिए, that he should not या he ought not to spread, अर्थात उसको नहीं फैलाना चाहिए क्या, the poison of social inequality, poison यानी क्या होता है बच्चों, जहर,
उसे वेनोम, ठीक है, वेनोम, वेनोम यानी क्या होता है, जहर होता है। तो उसको बच्चों क्या नहीं फैलाना चाहिए, यू शुड नॉट स्प्रेड द पॉइजन ऑफ सोशल इनइक्वालिटी, सोशल अनइक्वालिटी। तो बच्चों सोशल अनइक्वालिटी का मतलब क्या होता है, सामाजिक असमानता का जहर उसको नहीं फैलाना चाहिए। पक्षी लक्ष्मण शास्त्री ने क्या किया, ही कॉल्ड द टीचर, उसने टीचर को बुलाया, एंड इन आवर प्रीसेंस, और हमारी मौजूदगी में, टोल्ड द टीचर दैट ही शुड नॉट स्प्रेड द पॉइजन ऑफ सोशल इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटी बच्चों क्या बोला मैंने, इनइक्वालिटी, सोशल इनइक्वालिटी, अर्थात उसको क्या नहीं करना चाहिए, सोशल, यहां बच्चों क्या आएगा, एस का मतलब सोशल हो जाएगा, और ये आई है बच्चों, सोशल इनइक्वालिटी अर्थात सामाजिक असमानता का जहर उसको नहीं फैलाना चाहिए। किसमें, कहां नहीं फैलाना चाहिए, एंड कम्युनल इंटॉलरेंस, इसका मतलब बच्चों सामाजिक असमानता, और कम्युनल टॉलरेंस का मतलब होता है सांप्रदायिक असहिष्णुता। उसने कहा कि उसे सामाजिक असमानता और सांप्रदायिक असहिष्णुता का विष नहीं फैलाना चाहिए। कहां पर, इन द माइंड्स ऑफ इनोसेंट चिल्ड्रन। इन द माइंड्स ऑफ इनोसेंट चिल्ड्रन का मतलब बच्चों जो मासूम बच्चे हैं उनके दिलो दिमाग में। पक्षी लक्ष्मण शास्त्री ने टीचर को बुलाया, एंड इन आवर प्रीसेंस, पक्षी लक्ष्मण शास्त्री कॉल्ड आई मीन और समन्ड द टीचर, यानी उसने अधिकार पूर्वक टीचर को बुलाया, एंड इन आवर प्रीसेंस, और हम दोनों की मौजूदगी में, मैं और मेरा दोस्त रामनाथ शास्त्री दोनों की मौजूदगी में, ही टोल्ड द टीचर, उसने टीचर को कहा दैट ही शुड नॉट स्प्रेड द पॉइजन ऑफ सोशल इनइक्वालिटी एंड कम्युनल इंटॉलरेंस इन द माइंड ऑफ इनोसेंट चिल्ड्रन, यानी मासूम बच्चों के दिलो दिमाग में उसको सामाजिक असमानता तथा सांप्रदायिक असहिष्णुता का जहर या विष नहीं फैलाना चाहिए। ही ब्लंटली आस्क्ड द टीचर, ध्यान देना बच्चों, ही ब्लंटली आस्क्ड द टीचर, उसने टीचर को कहा, आस्क यानी पूछना भी होता है बच्चों, आस्क यानी कहना भी होता है। कैसे, जैसे मैंने आपको कहा, एक बात तो मैंने आपको ये कही कि सुनो, द टीचर आस्क्ड मी ए क्वेश्चन, टीचर ने मुझसे एक सवाल पूछा, और बच्चों अपन ये भी तो कहते हैं, गो प्लीज गो एंड आस्क हिम टू ब्रिंग मी सम वाटर, जाओ और उसको कहो कि मेरे लिए थोड़ा पानी लाए। तो आस्क यानी बच्चों कहना भी होता है। तो ही ब्लंटली आस्क्ड, तो बच्चों उसने क्या किया, उसने जो है कहा, किसको कहा, उस गुरुजी को कहा, और बच्चों आगे आ रहा ब्लंटली, कैसे कहा उसने, तो ब्लंटली का मतलब होता है बच्चों, क्या है ये ब्लंट, आप जानते हो डॉक्टर लोकमान्य तिलक जो थे, उनको अंग्रेज मिस्टर ब्लंट कहकर पुकारा करते थे। मिस्टर ब्लंट वह आदमी होता है, वो एक इतने बड़े पत्रकार थे, इतने बड़े जर्नलिस्ट थे बच्चों, वो क्यों अंग्रेजों से डरते नहीं थे, और अपने अखबार में अंग्रेजों के विरुद्ध उनको जो छापना होता था वो छापते थे, बिना डर के छापते थे। इसलिए क्या है बच्चों, उनका एक अखबार था जिसका नाम क्या था, केसरी, केसरी है बच्चों। तो ये केसरी जो था, और एक था द मराठा। तो बच्चों ये जो मराठा है ना, ये तो अंग्रेजी में छपता था, इंग्लिश में, और ये जो केसरी था ये मराठी में छपता था। दो अखबार वो चलाते थे, और वो बहुत बेहतरीन पत्रकार थे भारत के, ठीक है। अब बात यह है कि उनको कहा जाता था मिस्टर ब्लंट। तो मिस्टर ब्लंट का मतलब होता है मुंहफट, एक ऐसा आदमी जो मुंहफट हो, जिसको कुछ भी कहने में शर्म नहीं आए, बेशर्मी पूर्वक कुछ भी जो वो कहता हो। वैसे ब्लंट का एक मतलब और है, जैसे बच्चों ये चाकू है, और ये चाकू की इसकी धार जो है अब कम हो गई है, तो अपन कहते हैं चाकू ब्लंट हो गया है, चाकू भूटा हो गया है, चाकू भोंतरा हो गया है, चाकू कुंद हो गया है। बात समझ में आ गई है। तो ही ब्लंटली आस्क्ड का मतलब उसने बेहयाई पूर्वक, कहने का मतलब अशिष्टता पूर्वक, आप यूं कह सकते हैं कि उसने जो है बिल्कुल ही मतलब जो उसका पिता था, उन्होंने क्या किया, जो पक्षी लक्ष्मण शास्त्री का जो पिता था, पक्षी लक्ष्मण शास्त्री जो उस बच्चे का पिता था रामनाथ शास्त्री का, ही ब्लंटली आस्क्ड द टीचर, उसने बेशर्मी पूर्वक टीचर को कहा, क्या कहा, भाई ऐसी बात है, मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए, बोल तेरे साथ में किसा सलूक किया जाए। ही ब्लंटली आस्क्ड द टीचर, अर्थात उसने टीचर को जो है बहुत ही बेहयाई पूर्वक कहा, टू आइदर अपोलोजाइज, अर्थात या तो माफी मांगे, और क्विट द स्कूल। आगे बच्चों क्विट इंडिया मूवमेंट तो आपने खूब सुना होगा,
ये शब्द है जो क्यूट, क्यूट यानी क्या होता है? क्यूट कर दें माने छोड़ दें। क्यूट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन। ध्यान देना, एक शब्द और बताता हूं, क्वाइट। आई एम क्वाइट वेल हियर, अर्थात मैं पूरी तरह ठीक हूं। क्वाइट वेल एडवर्ब है। एक बच्चों टीचर क्लास में कहता बच्चों को प्लीज कीप क्वाइट, कृपया सब खामोश हो जाइए। अंतिम क्वाइट का मतलब होता है खामोश या चुप। बीच वाले का मतलब होता है पूरी तरह या बिल्कुल, और पहले वाले क्यूट का मतलब होता है छोड़ दो। तो ही ब्लंटली आस्क्ड द टीचर आइदर टू अपोलोजाइज और क्यूट द आइलैंड। उसने कहा थी ऐसी बात है, क्यूट द स्कूल। अब बच्चों द स्कूल का प्रयोग क्यों हो रहा है? क्योंकि पक्षी लक्ष्मण शास्त्री एक गार्जियन है, एक अभिभावक है। उसके लिए स्कूल जो है पाठशाला नहीं है, सिर्फ एक बिल्डिंग है। ही डज नॉट गो देयर टू स्टडी, वो पढ़ने के लिए नहीं जाता वहां, उसके बच्चे पढ़ने के लिए जाते, इसलिए यहां देखा प्रयोग। ये तो बारीक बातें हैं जो आपको आनी चाहिए। तो ही ब्लंटली आस्क्ड आइदर टू अपोलोजाइज और टू क्यूट द स्कूल। उसने अध्यापक को कहा सीधी सी बात है, या तो माफी मांगो, अपोलोजाइज, या तो माफी मांगो, आइदर टू बेग फॉर पार्डन। ठीक है, बेग पार्डन अर्थात या तो माफी मांगो या फिर क्या करो, क्यूट द स्कूल, स्कूल को छोड़ चले जाओ, स्कूल को छोड़ के चले जाओ, और स्कूल को नहीं एंड द आइलैंड, और उस पूरे आइलैंड को छोड़ के चले जाओ। ध्यान दो बच्चों, ये होता है आइलैंड और ये होता है बच्चों आइसलैंड। दोनों में फर्क होता है। इसको बच्चों ऐसा आता हुआ आ रहा है लेकिन फिर भी साइलेंट रहेगा, इसको आइलैंड बोलना चाहिए। इसका मतलब होता है द्वीप। द्वीप जानते हो, द्वीप वह एरिया होता है जो पानी से गिरा हुआ होता है चारों तरफ से, उसको आइलैंड कहते हैं। लेकिन जो तीन तरफ से गिरा होता है उसको क्या बोलते हैं? प्रायद्वीप, माने पेनिनसुला। ठीक है, एक महाद्वीप होता है इसको आप क्या बोलते हैं? कॉन्टिनेंट। एक उपमहाद्वीप होता है जिसको क्या बोलते हैं? सब कॉन्टिनेंट। जैसे इंडिया इज सब कॉन्टिनेंट। क्लियर? ये तो भूगोल की बातें हैं। अब बच्चों ये आइसलैंड यानी होता है बर्फ का खंड, बर्फ की भूमि, और ये आइलैंड है। ठीक है, तो उसने कहा कि आइदर ही आस्क्ड द टीचर, ही ब्लंटली आस्क्ड द टीचर आइदर टू अपोलोजाइज और टू क्यूट द स्कूल एंड द आइलैंड, और आइलैंड को छोड़ करके चला जाए। नॉट ओनली डिड द टीचर रिग्रेट। ध्यान दो बच्चों, ये सेंटेंस गलत है। आप कहोगे सर ये तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने लिखा है। देखो बच्चों, किसी ने भी लिखा हो, आप जानते हो कि कानून की दृष्टि में सभी लोग बराबर होते हैं, इन द सेम वे। उसी प्रकार से जो व्याकरण के नियम है, ग्रामर के नियम है, वो सबके ऊपर एक जैसे लागू होते हैं। ये सेंटेंस गलत क्यों है, इसका तर्क दूंगा मैं आपको और समझाऊंगा और आपको सिद्ध करके दिखाऊंगा कि ये सेंटेंस बिल्कुल गलत है। देखो बच्चों क्या लिखा है, नॉट ओनली डिड द टीचर रिग्रेट हिज बिहेवियर, नॉट ओनली डिड द टीचर regret his behavior, but the strong sense of conviction Lakshman Shastri conveyed ultimately reformed this young teacher. देखो बच्चों, not only did the teacher regret his behavior। अब बच्चों इसमें क्या है कहना, इस सेंट में तो कहना क्या चाहता हो? टीचर ने न केवल अपने उस बर्ताव के लिए खेद प्रकट किया, टीचर ने न केवल उस बर्ताव के लिए खेद प्रकट किया। अब बच्चों मुझे बताओ, ऐसे लिखना चाहिए ना, टीचर ने न केवल अपने उस व्यवहार के लिए खेद प्रकट किया, बल्कि लक्ष्मण शास्त्री के द्वारा जो बताया गया रास्ता था उससे जो वो सुधर भी गया, ऐसा कुछ कहना चाह रहे हैं। अब मुझे ये बताओ इस सेंटेंस का मतलब क्या हो गया? नॉट ओनली डिड द टीचर रिग्रेट, इसका मतलब तो ये हो गया कि अपने बर्ताव के लिए न केवल टीचर ने खेद प्रकट किया बल्कि दो चार गांव के आदमी और आए, उन्होंने भी खेद प्रकट किया। अगर ये सेंटेंस समझ में नहीं आ रहा तो मैं दूसरा देता हूं सेंटेंस। देखो बच्चों, एडिशन नॉट ओनली इन्वेंटेड द इलेक्ट्रिक बल्ब but also the film projector।
बट आल्सो द फिल्म प्रोजेक्टर। अब देखो बच्चों, एडिसन ने न केवल इन्वेंट किया, यानी एडिसन ने न केवल इन्वेंट किया बल्कि डिस्कवरी भी की। तो बच्चों आप मुझे बताओ कि बट आल्सो किसके पहले आ रहा है? ये द फिल्म प्रोजेक्टर के पहले आ रहा है। तो ये नॉट ओनली बच्चों कहां जाए, यहां से उठ के कहां जाना चाहिए? इसको यहां जाना चाहिए। अब बोलो सेंटेंस, एडिशन इन्वेंटेड, एडिशन ने आविष्कार किया नॉट ओनली द इलेक्ट्रिक बल्ब, अर्थात न केवल इलेक्ट्रिक बल्ब का, बट आल्सो द फिल्म प्रोजेक्टर, बल्कि फिल्म प्रोजेक्टर का भी। इसलिए बच्चों यहां ये सेंटेंस कैसे शुद्ध होगा ऊपर वाला? द टीचर नॉट ओनली रिग्रेटेड, ऐसे आएगा। द टीचर नॉट ओनली, टीचर पहले आएगा, नॉट ओनली बाद में जाएगा। और जब बच्चों नॉट ओनली बाद में जाएगा तो डिड नहीं आएगा, क्योंकि डिड तो तब आता है जब या तो वाक्य को प्रश्नवाचक बनाना हो या फिर वाक्य किसी अर्ध नकारात्मक शब्द से शुरू हो रहा हो, जैसे नॉट ओनली। यहां डिड का प्रयोग बिल्कुल सही है, लेकिन नॉट ओनली का प्रयोग इस जगह नहीं होगा। कहां होगा? सब्जेक्ट के बाद होगा। द टीचर नॉट ओनली, अब बच्चों जब नॉट ओनली इधर आ जाएगा तो डिड इसमें घुसेगा तो क्या हो जाएगा? रिग्रेटेड। द टीचर नॉट ओनली रिग्रेटेड हिज बिहेवियर, अर्थात टीचर ने न केवल अपने व्यवहार के लिए माफी मांगी, बट द स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ कन्विक्शन लक्ष्मण शास्त्री कन्वेड, बल्कि स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ कन्विक्शन। तो बच्चों स्ट्रॉन्ग सेंस का मतलब क्या होता है? स्ट्रॉन्ग का मतलब बहुत ही मजबूत, सेंस यानी बोध। तो बच्चों एक बहुत ही सुदृढ़ बोध। और कन्विक्शन, तो कन्विक्शन का मतलब क्या होता है बच्चों? एक धारणा, एक विश्वास। तो विश्वास का या धारणा, विश्वास या धारणा का बच्चों जो स्ट्रॉन्ग सेंस जो था, दैट वाज कन्वेड बाय लक्ष्मण शास्त्री, जो लक्ष्मण शास्त्री ने कन्वे किया था। अल्टीमेटली रिफॉर्म दिस यंग टीचर, ने अंततो गत्वा इस युवा अध्यापक को सुधार दिया। अध्यापक ने न केवल अपने बर्ताव के ऊपर खेद प्रकट किया, बल्कि लक्ष्मण शास्त्री के द्वारा कन्वे किया गया, माने बताया गया, जो स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ कन्विक्शन था, अर्थात जो धारणा, ठीक है, जो धारणा बच्चों, उसका सुदृढ़ बोध, उनके द्वारा बताई गई धारणा का जो सुदृढ़ बोध था, अल्टीमेटली यानी फाइनली इट रिफॉर्म्ड द टीचर, ने इस टीचर को क्या कर दिया बच्चों? इस टीचर को सुधार दिया। ऑन द होल, कुल मिलाकर, इस ऑन द होल का मतलब क्या होता है बच्चों? अंडरलाइन करके लिख लेना। ऑन द होल का मतलब होता है इन टोटल, कुल मिलाकर, समग्र रूप में यह कहा जा सकता है। देखो बच्चों ऊपर एक सेंटेंस लिखा हुआ, आई ऑलवेज सेट। देखो ऑलवेज का प्रयोग होता है प्रेजेंट सिंपल में, बट इफ द सेंटेंस इज ए पार्ट ऑफ ए स्टोरी, अगर सेंटेंस किसी स्टोरी का पार्ट है तो पास्ट सिंपल में भी जा सकता है। तो देखो आई ऑलवेज सेट इन द फ्रंट रो, मैं हमेशा सामने वाली पंक्ति में बैठा करता था। नेक्स्ट टू यानी बिसाइड रामनाथ शास्त्री, मैं हमेशा सामने वाली पंक्ति में रामनाथ शास्त्री के बगल में बैठा करता था। आगे देखो बच्चों, ऑन द होल यानी कुल मिलाकर, द स्मॉल सोसाइटी ऑफ रामेश्वरम वाज वेरी रिजिड, यानी रामेश्वरम की जो स्मॉल सोसाइटी यानी रामेश्वरम का जो छोटा सा समाज था, कैसा था वो? दैट वाज वेरी रिजिड, RIGID। रिजिड का मतलब क्या होता है? सख्त या कठोर। जैसे बच्चों कोई मर्यादा है, कोई नियम है, तो उनका पालन करने में क्या है कि वो जो वहां का जो था ना छोटा सा, द स्मॉल सोसाइटी ऑफ रामेश्वरम, अर्थात रामेश्वरम का जो छोटा सा समाज था, दैट वाज वेरी रिजिड इन फॉलोइंग द रूल्स एंड रेगुलेशंस, अर्थात नियमों का पालन करने में वो समाज बड़ा रिजिड था। ऐसे नहीं है कि साहब कोई नियमों की धज्जियां उड़ा रहा है, ऐसा नहीं होता था। द स्मॉल सोसाइटी ऑफ रामेश्वरम वाज वेरी रिजिड इन टर्म्स ऑफ द segregation of different social groups, in terms of the segregation of different social groups। तो मुझे बताया गया है कि जो अलग अलग सोशल ग्रुप हैं, अलग अलग सोशल ग्रुप अर्थात जो अलग अलग समुदाय हैं, उन अलग अलग सोशल ग्रुप्स के सेग्रेशन के संदर्भ में क्या था बच्चों कि रामेश्वरम का जो ये था सोसाइटी, ये सोसाइटी थी, ये कैसी थी? ये बहुत ही रिजिड थी। हाउएवर माय साइंस टीचर शिव सुब्रमण्यम अय्यर, तो भी बच्चों जो मेरे साइंस के टीचर थे जिनका नाम क्या था? शिव सुब्रमण्यम अय्यर, दो एन ऑर्थोडॉक्स विद ए वेरी कंजर्वेटिव वाइफ। हालांकि वो कैसे थे? वो खुद भी बच्चों ऑर्थोडॉक्स थे। ऑर्थोडॉक्स जानते हो क्या होता है? ऑर्थोडॉक्स का मतलब जो रूढ़िवादी थे। कैसे थे? बहुत रूढ़िवादी थे। और उनकी जो धर्म पत्नी थी, शी वॉज वेरी कंजर्वेटिव। कंजर्वेटिव जानते हो? कंजर्वेटिव बच्चों को हिंदी में अगर मैं बोलूं तो इसको कह सकते हैं लकीर का फकीर। क्या ये होता है? लकीर का फकीर। लकीर के फकीर बच्चों वो लोग होते हैं जो परंपराओं में विश्वास करते हैं,
जो परंपराओं से हट के कोई काम नहीं करना चाहते हैं तो वो लकीर के फकीर होते हैं। तो विद ए वेरी कंजर्वेटिव वाइफ, उनकी पत्नी जो बड़ी लकीर की फकीर थी, वो समथिंग ऑफ ए रेबल, परंतु वो खुद अपने आप में क्या थे, थोड़े से रेबल थे, कुछ क्रांतिकारी ख्यालात के व्यक्ति थे। कैसे आदमी थे? कुछ क्रांतिकारी ख्यालात के व्यक्ति थे। ही डिड हिज बेस्ट टू ब्रेक सोशल बैरियर्स, उन्होंने अपना बेस्ट किया, उन्होंने अपना सर्वोत्तम किया, पूरी ताकत लगा दी टू ब्रेक सोशल बैरियर्स, यानी सामाजिक व्यवधानों को तोड़ने के लिए, सो दैट पीपल फ्रॉम वेरिंग बैकग्राउंड, ताकि ये जो लोग हैं जिनकी अलग अलग पृष्ठभूमि होती है, कुड मिंगल इजीली, वो सब लोग क्या कर सके, बड़ी आसानी से जो है वो सहभागिता निभा सके, अर्थात बच्चों सब लोग मिलजुल सके। कि देखो यूज टू आ रहा है, ध्यान दो बच्चों, यूज टू अंडरलाइन करो, ही यूज टू स्पेंड आवर्स विद मी, वो मेरे साथ घंटों बिताया करते थे, व्यतीत किया करते थे। एंड वुड से, वुड आ रहा बच्चों, वुड, और कहा करते थे कलाम, आई वांट यू टू डेवलप, मैं चाहता हूं कि तुम तरक्की करो, सो दैट यू आर ऑन पार विद द हाईली एजुकेटेड पीपल ऑफ द बिग सिटीज, ताकि तुम बड़े बड़े शहरों के जो लोग हैं उन लोगों के साथ में क्या कर सको, यू आर ऑन पार, ताकि आप जो है उन सब लोगों के साथ में जो है उनके सदृश बन सको, उनके समकक्ष बन सको। तो बच्चों इस तरह से आज की बात यही समाप्त, और आगे वाली बात अगली क्लास में। नमस्कार।